अरस्तु ने राज्य के बारे में क्या क्या विचार दिए? राज्य के बारे में क्या क्या विचार दिए? अरस्तु ने राज्य के बारे में सबसे पहले अरस्तु ने दास प्रथा, नागरिकता, ये तो बताए थे, सभी राज्य के अंदर ही आते हैं। तो अरस्तु ने राज्य के अंदर क्या क्या विचार दिए? तो अरस्तु कहता है राज्य में सबसे पहले राज्य में विधि का शासन होना चाहिए। किसका शासन होना चाहिए? विधि का शासन होना चाहिए। कानून के हिसाब से शासन होना चाहिए, एक व्यक्ति का शासन नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे भाई भतीजावाद खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? भाई भतीजावाद इससे खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि राजतंत्र हो, और राजतंत्र में क्या होता है? उसके परिवार के ही सदस्य या उसका राजा का बेटा राजा ही, उसका बेटा राजा ही बनता है। इसी प्रकार विधि के शासन में ये होगा कि इसमें सबका कल्याण की भावना आएगी, इसमें सभी के बारे में सोचा जाएगा, जनता के बारे में सोचा जाएगा, जनता के भलाई के या कल्याण के बारे में सोचा जाएगा। तो अरस्तु का सबसे मेन पॉइंट ये है कि अरस्तु ने राजतंत्र के हिसाब से विधि का शासन सर्वश्रेष्ठ माना। अरस्तु ने राजतंत्र की जगह विधि का शासन सर्वश्रेष्ठ माना कि विधि का शासन ही व्यक्ति का कल्याण कर सकता है, व्यक्ति की भलाई कर सकता है। तो इस प्रकार अरस्तु का राज्य में पहला पॉइंट है विधि का शासन। राज्य में विधि का शासन होना चाहिए। उसके बाद में कहा है कि मध्यम वर्ग को शासन की बागडोर देनी चाहिए। मध्यम वर्ग को शासन की बागडोर देनी चाहिए। मध्यम वर्ग को शासन की बागडोर देनी चाहिए, अर्थात मध्यम वर्ग के पास मध्यम वर्ग को शासन बनाना चाहिए। ये मध्यम वर्ग क्या होता है, इसको समझ लेना। वर्तमान समय के हिसाब से मध्यम वर्ग नहीं, अरस्तु ने मध्यम वर्ग किसको माना? अरस्तु ने मध्यम वर्ग किसे माना? अरस्तु कहता है कि समाज में 3 वर्ग होते हैं। अरस्तु कहता है कि समाज में 3 वर्ग होते हैं। एक होता है उच्च वर्ग, एक उसके बाद में मध्यम वर्ग, और तीसरा है निम्न वर्ग। अरस्तु कहता है कि समाज में 3 वर्ग होते हैं। अरस्तु के अनुसार समाज में 3 वर्ग होते हैं। तो ये 3 वर्ग में किस हिसाब से बांटा अरस्तु ने? अरस्तु कहता है जो उच्च वर्ग होता है, जो पैसे वाला होता है, जिसके पास अधिक धन होते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें विलासिता की भावना पाई जाती है। किसकी भावना? विलासिता की भावना पाई जाती है। विलासिता क्या होती है? ये हमेशा नशे में रहते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं, ये आलसी, इस टाइप की विलासिता की भावना इसमें पाई जाती है। जबकि जो निम्न वर्ग होता है, इनमें क्या होता है? इनमें अपराध की भावना रहती है। किसकी? अपराध की भावना रहती है, अपराध की प्रवृत्ति रहती है। तो अरस्तु कहता है कि जो उच्च वर्ग है, उच्च वर्ग विलासिता में डूबा रहता है, जबकि निम्न वर्ग अपराध की प्रवृत्ति के कारण ये अपराध ज्यादा करता है। लेकिन जो मध्यम वर्ग है, ये हमेशा नैतिकता की भावना रखता है। किसकी भावना रखता है? नैतिकता की भावना रखता है। अरस्तु के अनुसार ये 3 वर्ग बांट दिए कि एक तो उच्च वर्ग, और उसके बाद में मध्यम वर्ग, और उसके बाद में निम्न वर्ग। इन 3 वर्गों में अरस्तु ने इसको बांट दिया। तो अरस्तु ने इन 3 वर्गों में बांटने के बाद अरस्तु कहता है ये 3 वर्ग होते क्या है? वर्तमान हिसाब से आप अपनी जो 1 वीक सीरीज है उसमें ढूंढोगे ना, तो इन 3 वर्ग को इतना तो समझ में आ जाएगा। लेकिन ये मध्यम वर्ग की और व्याख्या करता है अरस्तु। अरस्तु मध्यम वर्ग की और व्याख्या करता है, और मध्यम वर्ग किससे माना जाता है? अरस्तु कहता है कि उच्च वर्ग में विलासिता की भावना आ गई, लेकिन जो निम्न वर्ग है इसमें अपराध की प्रवृत्ति तो हो गई, लेकिन ये मध्यम वर्ग है, ये मध्यम वर्ग को ही शासन की बागडोर क्यों देता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अरस्तु ने शासन की जो बागडोर होती है उसे मध्यम वर्ग को ही क्यों देता है? इसमें ये पॉइंट लिखना आप, मध्यम वर्ग होता है, मध्यम वर्ग एक तो होता है शिक्षित, जो मध्यम वर्ग होता है वो होता है शिक्षित, और ये होता है मध्यम वर्ग मेहनती। अरस्तु के अनुसार जो मध्यम वर्ग होता है वो शिक्षित होता है, और इसके साथ ये मेहनती होता है। इसी को अरस्तु ने मध्यम वर्ग कहा। मध्यम वर्ग का
किस आधार पे कहा? जो शिक्षित है प्लस उसके साथ मेहनत भी करता है, उसे मध्यम वर्ग का। इसको पैसों के हिसाब से मत जोड़ना कि इसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, उसके कम होते हैं, इसके पास कुछ नहीं होता। इनमें ऐसे लोगों को बांटा कि जो विलासिता की प्रवृत्ति है वो उच्च वर्ग में होती है, जो निम्न वर्ग है वो अपराध कर देते हैं। 10 रुपए का तो किसी का गला काट देते हैं, या निम्न वर्ग। जो निम्न वर्ग होते हैं उनकी सोच कम होती है। जो मध्यम वर्ग होता है वो हमेशा नैतिकता की बात करता है। किसकी बात करता है? नैतिकता। नैतिकता में किस हिसाब से? जो शिक्षित प्लस मेहनती होता है वो मध्यम वर्ग की बात करता है। जैसे वर्तमान समय में हम बात करें अमिताभ बच्चन की, किसकी? अमिताभ बच्चन की, अमिताभ बच्चन की, या कर लो अक्षय कुमार की। ये इतने पैसे वाले हैं कि इनको चाहे तो ये उच्च वर्ग में आके विलासिता की जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन क्या है, पैसे वाले होने के साथ ये नैतिकता की भावना रखते हैं। ये ऐसे दो व्यक्ति हैं जो सुबह 4 बजे उठते हैं या 3 बजे उठते हैं, जबकि जो मुंबई शहर है वहाँ 4 सुबह 5 बजे तक तो कार्य किया जाता है, वहाँ पे रात को कार्य किया जाता है और दिन में सोया जाता है। लेकिन ये इतने हैं, इनमें नैतिकता की भावना है। वर्तमान समय में इनको देख लो, इतने पैसे वाले हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? अभी भी वर्तमान में मेहनत करते हैं। अमिताभ बच्चन कितनी उम्र हो गई लेकिन वर्तमान में अभी भी मेहनत कर रहा है, साथ में शिक्षित है, इसीलिए इसको मध्यम वर्ग कहता है, इसीलिए इसका नाम नैतिकता है। तो मध्यम वर्ग को शासन देनी चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्ग ही समाज का कल्याण कर सकता है। क्या कर सकता है? समाज का कल्याण मध्यम वर्ग ही कर सकता है। जैसे अमिताभ बच्चन है, पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये समाज के बारे में सोचता है। अभी जो सीरियल आना है कौन बनेगा करोड़पति, उसमें वो होस्ट बना हुआ है, उसका जो भी कार्यक्रम है अमिताभ बच्चन कर रहा है, क्या जरूरत है उसको करने की। लेकिन क्या होता है, जो नैतिकता की भावना होती है, जो मेहनत करना जानता है, वो उम्र कभी नहीं देखता। कितनी भी उम्र हो जाए हमेशा मेहनत ही करते हैं। जो हमारे पुराने ख्याल के हैं, घर पे बुजुर्ग लोग हैं जिनको खुद का शरीर कार्य नहीं करता, लेकिन वो फिर भी घर का सारा कार्य करते हैं और सुबह 4 बजे 3 बजे उठ जाते हैं, इसलिए इनको मध्यम वर्ग कहा गया है। जो मेहनत करते हैं वो शिक्षित होते हैं, उनको अरस्तु ने मध्यम वर्ग कहा। किसको कहा? जो शिक्षित है और मेहनत करते हैं उन्हें मध्यम वर्ग कहा। इसके बाद में मिश्रित शासन प्रणाली, अरस्तु ने मिश्रित शासन प्रणाली का समर्थन किया। कौन सी? मिश्रित शासन प्रणाली। हमारी जो पहले क्लास में थी संविधानों का वर्गीकरण, संविधानों का वर्गीकरण में मैंने बताया राजतंत्र होता है, कुलीन तंत्र होता है, कुलीन तंत्र, राजतंत्र, वर्ग तंत्र, संवैधानिक तंत्र, ये कुछ तंत्र बताए, लोकतंत्र, कुछ ऐसे मैंने बताए थे। इसमें कहता है कि इन सभी में से आपको मिश्रित शासन प्रणाली, दो प्रणाली को एक साथ अपनानी चाहिए। तो इसमें कुलीन तंत्र और लोकतंत्र, इन दोनों को एक साथ अपनाने के लिए कहता है कि इन दोनों की प्रणाली होनी चाहिए। बाकी जो राजतंत्र है, वर्ग तंत्र है, अधिनायक तंत्र है, संवैधानिक तंत्र है, इन सबको हटा देना चाहिए। अरस्तु कहता है जो लोकतंत्र और कुलीन तंत्र, ये दोनों वर्ग मिल जाए, ये दोनों वर्ग मिल जाए तो राज्य का कल्याण हो सकता है। तो इसमें किसको रखता है? कुलीन तंत्र को रखता है। अरस्तु इसमें कुलीन तंत्र को रखता है प्लस लोकतंत्र को रखता है, क्योंकि लोकतंत्र में ये जनता द्वारा चुन के जाते हैं लोकतंत्र में, जबकि कुलीन तंत्र इनके पास पैसा होता है, जबकि इनके पास जनता का सपोर्ट रहता है। जब जनता और पैसा दोनों मिल जाए तो राज्य का कल्याण किया जा सकता है। तो अरस्तु ने मिश्रित शासन प्रणाली को अपनाया कि कुलीन तंत्र और लोकतंत्र दोनों एक साथ होनी चाहिए, तभी राज्य का विकास हो सकता है। तभी क्या हो सकता है? राज्य का विकास हो सकता है। इसके बाद में अरस्तु ने मध्यम जनसंख्या का समर्थन किया। इसका? मध्यम जनसंख्या, मध्यम जनसंख्या का। इससे पहले एक नोट डालो, उसमें लिख लो प्लेटो ने जनसंख्या कितनी बताई? 5040। प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5040,
क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। प्लेटो कहता है कि राज्य की जनसंख्या 5040, इसने कह दिया फिक्स होनी चाहिए। प्लेटो कहता है 5040 होनी चाहिए, न 5039 होनी चाहिए, न 5041 होनी चाहिए। राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। यह संभव नहीं है। किसी राज्य में जुड़वा बच्चे हो जाए तो क्या एक बच्चे को मारा जाएगा? या तो इस आधार पर राज्य की जनसंख्या को अलग नहीं किया जा सकता, फिक्स नहीं किया जा सकता। तो कहता है कि अरस्तु कहता है कि मध्यम जनसंख्या का समर्थन करता है और कहता है कि जनसंख्या ना तो 10 होनी चाहिए, ना तो 10 होनी चाहिए, न ही 1 लाख होनी चाहिए। अरस्तु के हिसाब से अगर राज्य में सिर्फ 10 लोग ही रहे तो वो राज्य नहीं बन सकता, क्योंकि शासन व्यवस्था में भी बहुत सारे लोग होते हैं। अगर राज्य में अगर 10 लोग ही रहे तो राज्य कभी राज्य नहीं बन सकता, 10 लोगों से राज्य को नहीं बन सकता, और 1 लाख से ज़्यादा हो जाए तो भी राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। उस समय उन्होंने कहा था, जब अरस्तु ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार ये वाक्य कहा था, तो इसके हिसाब से अरस्तु ने जो ये वाक्य बोला कि जनसंख्या इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि राज्य बने नहीं, और इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि संसाधनों का बंटवारा सही ढंग से नहीं हो। जैसे भारत और चीन वर्तमान समय में इतनी जनसंख्या है कि यहाँ पे गरीबी, भूखमरी, रोजगार की समस्या बहुत ज़्यादा है। अगर सीमित लोग रहे और जितने भी संसाधन है, जितने भी खाद्यान्न है, गाँव है, वो जमीन है, सबको बराबर मिल जाए तो इतनी भूखमरी, बेरोजगारी, रोजगार प्राप्त करने इतनी समस्या नहीं आएगी। तो जनसंख्या ज़्यादा होना भी घातक है, लेकिन इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि राज्य का विकास या राज्य ही नहीं कहलाए, एक छोटा सा परिवार कहलाए। तो अरस्तु ने कहा है कि मध्यम जनसंख्या, राज्य में मध्यम जनसंख्या होनी चाहिए, न कि 10 होनी चाहिए, न ही 1 लाख होनी चाहिए। अर्थात न इतनी कम होनी चाहिए कि राज्य नहीं बन सके, और न इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि राज्य में भूखमरी, इन सभी की बीमारियां पैदा हो जाए, इन सभी की समस्याएं पैदा हो जाए। तो अरस्तु ने मध्यम जनसंख्या का समर्थन किया। किसका समर्थन किया? मध्यम जनसंख्या का समर्थन किया। उसके बाद में कहा अरस्तु ने, राज्य की जो भूमि होती है वो उपजाऊ होनी चाहिए। जो राज्य की भूमि है वो उपजाऊ होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? उपजाऊ होनी चाहिए। अरस्तु कहता है कि राज्य की भूमि अगर उपजाऊ नहीं है तो संसाधन कैसे बनेंगे, लोगों को खाने के लिए क्या मिलेगा। तो अरस्तु कहता है कि जो राज्य की भूमि है वो कैसी होनी चाहिए? उपजाऊ होनी चाहिए। जो राज्य की भूमि है वो उपजाऊ होनी चाहिए। तो अरस्तु ने कहा है कि राज्य की भूमि को हमेशा उपजाऊ रहनी चाहिए। अगर जहाँ बंजर भूमि है वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बंजर भूमि रेगिस्तान में कुछ हो ही नहीं सकता, ना पानी है ना अनाज है, तो वो कुछ कार्य के लिए। जैसे वर्तमान समय राजस्थान की देख लो, राजस्थान जैसलमेर यहाँ पे उपजाऊ भूमि नहीं है। तो इसी कारण कहता है अरस्तु, राज्य की जो भूमि है वो हमेशा उपजाऊ होनी चाहिए, जिससे जनता का कल्याण हो सके और जनता अपना संसाधनों की पूर्ति खुद ही कर सके। उसके बाद में बताया अरस्तु ने, जो राज्य की सीमाएं हैं, जो राज्य की सीमाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए? प्राकृतिक आधार पर घिरी होनी चाहिए। अर्थात जैसे वर्तमान में भारत की बात करें तो भारत में ऊपर हिमालय है और नीचे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पे इतना एक साथ आक्रमण नहीं हो सकता जितनी अन्य भूमि में। प्राकृतिक संसाधनों या प्राकृतिक सीमाओं से घिरी होनी चाहिए। इस तरफ से भी होना चाहिए कि अगर भारत अगर कहीं व्यापार करे तो बंगाल की खाड़ी से अपना माल भेज सकता है या माल मंगवा सकता है, और उधर से बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से माल मंगवा सकता है। तो प्राकृतिक सीमाओं से घिरी होनी चाहिए। अगर कोई देश आक्रमण कर दे तो हमारा हिमालय इतना बड़ा है कि आधी जनसंख्या जो आक्रमण करने वाले हैं उसी बर्फ के इलाकों में डट के मर जाएंगे। तो अरस्तु कहता है कि राज्य की सीमा प्राकृतिक होनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट थे। इसके बाद में अरस्तु कहता है कि अरस्तु ने राज्य के 6 वर्ग बताए। कितने वर्ग बताए? अरस्तु ने राज्य के 6 वर्ग बताए। अरस्तु ने राज्य के 6 वर्ग बताए। राज्य के 6 वर्ग बताए। अरस्तु ने राज्य को 6 वर्गों में बांटा। किस आधार पर बांटा? जैसे प्लेटो ने 3 वर्ग बताए, उत्पादक वर्ग, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग। कितने वर्ग? उत्पादक वर्ग, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग। तो अरस्तु ने राज्य के 6 वर्ग कर दिए। तो 3 वर्ग से काम नहीं चलेगा, 6 वर्ग होने चाहिए। तो पहला कौन सा है? उसने रखा
किसान होना चाहिए जो व्यक्ति को या राज्य को अनाज दे सके। उसके बाद रखा इसने शिल्पकार को जो अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। इसके बाद भी इसने रखा इसमें संपत्ति को, संपत्तिशाली जो पैसे वाले लोग हैं उनको इसमें रखा। तो राज्य का विकास कैसे होगा, राज्य का कैसे होगा कल्याण? अगर किसान अन्न होएगा तो राज्य को संसाधन अन्न मिल जाएगा, और शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करेगा तो राज्य के लिए सही रहेगा, और पैसे वाले लोग रहेंगे तो भी राज्य के काम नहीं आएंगे। इसके बाद में उसका दूसरा वर्ग रखा। इसके बाद में चौथा वर्ग है योद्धा। जो चौथा वर्ग है इसमें योद्धा को रखा। राज्य में सैनिक भी होनी चाहिए। उसके बाद में पांचवा रखा इसने पादरी वर्ग, और छठा इसने रखा न्यायिक वर्ग। तो अरस्तु के अनुसार अरस्तु ने राज्य के 6 वर्ग बांटे। कितने वर्ग बांटे? 6 वर्ग बांटे। तो कौन कौन से? किसान, शिल्पकार, संपत्तिशाली, योद्धा और पादरी, न्यायिक। तो इन वर्गों में बांटा। तो अरस्तु ने जो 6 वर्ग बताए, तो उसमें जो पहला वर्ग है इसको तो प्लेटो के अनुसार उत्पादक वर्ग में रखा। प्लेटो के अनुसार जो उत्पादक वर्ग है उसको 3 वर्गों में बांट दिया। प्लेटो के उत्पादक वर्ग में सभी को रख दिया, जिसमें लोभ लालच हो उस सबको इसमें रख दिया। लेकिन अरस्तु ने उत्पादक वर्ग में 3 को रख दिया। उत्पादक वर्ग में किसान होना चाहिए जो कला का प्रदर्शन करता है, शिल्पकार होना चाहिए जिनके पास पैसे हैं, संपत्तिशाली लोग हैं, ये होने चाहिए। उसके बाद में अरस्तु ने जो योद्धा है इसको सैनिक वर्ग में रखा, जबकि प्लेटो ने भी सैनिक वर्ग में सिर्फ योद्धा को ही रखा। तो यहाँ पे प्लेटो और अरस्तु की समानता मिलती है कि जो सैनिक वर्ग है प्लेटो ने भी सैनिक वर्ग में सिर्फ योद्धा को रखा, जबकि अरस्तु ने भी सैनिक वर्ग में सिर्फ योद्धा को रखा। तो यहाँ पे सैनिक वर्ग में अरस्तु की और प्लेटो की समानता मिलती है। उसके बाद में है यह वर्ग जिसको दार्शनिक वर्ग कहा गया है। दार्शनिक वर्ग कहा गया है प्लेटो के अनुसार। प्लेटो ने इसमें दार्शनिक वर्ग शासन को रखा, सिर्फ राजा को रखा जिसमें ज्ञान है, विवेक है, उसको रखा। लेकिन अरस्तु ने इस दार्शनिक वर्ग को 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक पादरी वर्ग, एक न्यायिक वर्ग। जो चर्च से संबंधित हो, जो पुरोहित हो, इसके तात्पर्य है जो देव पूजा करता हो, जो पूजा पाठ करता हो, इसे पुरोहित भी कहा जाता है। जो पुजारी हो उसे पुरोहित भी कहा जाता है, देव की पूजा करता हो उसे पादरी वर्ग कहा गया। जो न्याय से संबंधित कार्य करे उसे न्यायिक वर्ग कहा गया। जो न्याय से संबंधित कार्य करे उसे न्यायिक वर्ग कहा गया। तो अरस्तु ने राज्य के जो 6 वर्ग बताए इस आधार पर बताए। सबसे पहले जो किसान क्या करेगा? अन्न बोने का काम करेगा, अनाज बोने का काम करेगा। ये क्या करेगा? कलाकृति करेगा, कला का कौशल दिखाएगा, कलाकृति दिखाएगा। इनके पास पैसे हैं, ये राज्य का विकास ऐसे ही कर देंगे। जो योद्धा है ये देश की रक्षा करेंगे, समाज की रक्षा करेंगे। और ये पादरी वर्ग है, ये देवताओं की पूजा करेंगे, इन्हें पुरोहित भी कहा गया है। और ये न्याय करेंगे, न्याय का कार्य करेंगे। तो इस हिसाब से अरस्तु ने राज्य के 6 वर्ग बताए, जबकि ये 3 वर्ग प्लेटो ने बताए। 3 वर्ग प्लेटो ने बताए। इन वर्गों को ही अरस्तु ने डिवाइडेड कर दिया, 3 वर्ग को 6 वर्गों में बांट दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इनमें ये समझ में आता है कि जो किसान है वो तो किसान का कार्य कर लेगा, शिल्पकार जिनके पास कला है वो कला करेगा। लेकिन यहाँ पे एक कमी है, जो प्लेटो ने उत्पादक वर्ग बताया वो जिंदगी भर क्या उत्पादक वर्ग ही बना रहेगा, जो सैनिक वर्ग है वो सैनिक वर्ग ही बना रहेगा, जो दार्शनिक है वो दार्शनिक वर्ग। इन्होंने प्लेटो ने तो एक सीमित कर दिया, लेकिन अरस्तु ने उसको विस्तार से खोल दिया। तो ये थे राज्य के 6 वर्ग, राज्य के 6 वर्ग। उसके बाद में अरस्तु ने मध्यम शिक्षा प्रणाली को अपनाया। कौन सी? मध्यम शिक्षा प्रणाली को अपनाया। मध्यम शिक्षा प्रणाली, मध्यम शिक्षा प्रणाली। अरस्तु ने मध्यम शिक्षा प्रणाली को अपनाया। अरस्तु कहता है कि राज्य में मध्यम शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? मध्यम शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। जो कितने वर्ष तक बताता है? 21 वर्ष की आयु तक। व्यक्ति को 21 वर्ष तक की आयु
आयु तक की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अरस्तु कहता है कि व्यक्ति को जन्म से लेकर 21 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो ये था अरस्तु के अनुसार मध्यम शिक्षा प्रणाली, राज्य में मध्यम शिक्षा प्रणाली के बारे में बताता है, जबकि प्लेटो 50 वर्ष तक की लंबी शिक्षा प्रणाली बताता है। प्लेटो कितनी बताता है? 50 वर्ष तक की लंबी शिक्षा प्रणाली ये बताता है। उसके बाद में इन्होंने अरस्तु ने कार्य विभाजन भी किया, तो राज्य में कार्य किस आधार पे होगा? अरस्तु ने राज्य में कार्य विभाजन भी किया। अरस्तु ने राज्य में कार्य विभाजन भी किया, तो कार्य किस हिसाब से विभाजित होनी चाहिए? तो अरस्तु कहता है कि जो युवा लोग हैं, जवान लोग हैं, इनको सेना के कार्य में भाग लेना चाहिए, सैनिक बनना चाहिए, देश की रक्षा करना चाहिए। इसके बाद में युवा बाद में प्रौढ़ लोग हो जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो उनको जो राज्य की शासन प्रणाली है इसमें सहयोग करना चाहिए। जो राज्य की शासन प्रणाली है इसमें सहयोग करना चाहिए, इसके बारे में चिंतन करना चाहिए कि शासन प्रणाली में क्या सुधार किया जाए, या कौन सा राज्य में शासन प्रणाली सही कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये प्रौढ़ अवस्थाओं को शासन की चिंतन प्रणाली के हिसाब से बांटा। उसके बाद में जो सबसे बड़े वर्ध अवस्था, जो वर्ध लोग हैं, इनको कहते हैं आप पुरोहित का काम करो, आप देवताओं की पूजा करो, देव पूजा करो। तो अरस्तु ने कार्य विभाजन का आधार किस आधार पर किया? जो युवा लोग हैं उनको तो सेना में भर्ती होना चाहिए, लेकिन जो प्रौढ़ लोग हैं, जो शासन प्रणाली है, इस शासन प्रणाली में चिंतन करना चाहिए। जो वृद्ध लोग हैं इनको क्या करना चाहिए? देवों की पूजा करनी चाहिए। जो देव लोग हैं इनकी पूजा करनी चाहिए। तो अरस्तु ने राज्य के बारे में कार्य विभाजन इन 3 आधार पर किया। इस आधार पर युवावस्था, जो युवा लोग हैं उनको सेना में, जो प्रौढ़ हो जाते हैं उनकी शासन प्रणाली है उसके बारे में चिंतन करना चाहिए, लेकिन जो वृद्ध लोग हैं उनको पुरोहित या देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद में आर्थिक व्यवस्था बताई। कौन सी व्यवस्था बताई? आर्थिक व्यवस्था, राज्य की आर्थिक व्यवस्था बताई। तो इसके बाद में अरस्तु ने राज्य की आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताया कि आर्थिक व्यवस्था किस आधार पर होनी चाहिए, आर्थिक व्यवस्था किस आधार पर होनी चाहिए। तो कहता है कि जिसके पास संपत्ति है और उसका उपभोग कैसे किया जाए। अरस्तु ने जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें कहा, अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति है, अगर किसी व्यक्ति की पर्सनल या निजी संपत्ति है, तो उसका उपयोग सामूहिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सामूहिक। सभी व्यक्ति इसका उपभोग कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई संपत्ति सार्वजनिक है तो उसका उपभोग भी एक व्यक्ति कर सकता है। किस आधार पर कर सकता है? एक बात बता रहा हूं, लिख लेना। सामूहिक, जो सामूहिक संपत्ति है तो उसको भी सामूहिक आधार पर। तो अरस्तु ने राज्य की जो आर्थिक व्यवस्था है वो किस आधार पर बताई? एक तरफ तो रख दिया जिसके पास संपत्ति है और इसका उपयोग कैसे किया जाए या उपभोग कैसे किया जाए। मान लो किसी की प्राइवेट संपत्ति है, निजी संपत्ति है, खुद की संपत्ति है। मान लो किसी का ये खेत है, किसी का भी ये खेत है, तो इस खेत का उपभोग कैसे किया जाए। तो ये खेत है, आसपास के गांव लोग हैं, तो जितने भी गांव हैं, इस गांव में सिर्फ एक ही खेत है और ये एक व्यक्ति का, इस व्यक्ति का ये खेत है। तो क्या बाकी लोग इस जमीन का उपभोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कहता है अगर चारों तरफ व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं हो और ये खेत सिर्फ एक व्यक्ति का है, तो पर्सनल इसकी निजी संपत्ति है, वो चाहे तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अरस्तु कहता है सबको समान रखना चाहिए, ये व्यक्ति भी इसका उपभोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये व्यक्ति भी उपभोग कर सकते हैं। शर्त ये है कि इसके आसपास बाकी लोगों के पास कोई भी संपत्ति नहीं है या खेत नहीं है, तो इसका उपभोग कर सकते हैं। ये लोग हिस्सा बांट सकते हैं कि ये मैं करूँगा, ये मैं करूँगा। ये शासन व्यवस्था बांट सकता है कि ये सभी कार्य छोटे छोटे लोगों को दे देंगे। आप इतनी सी जमीन, इस जमीन पर आप कार्य करोगे, इस जमीन पे आप कार्य करोगे। तो ये एक व्यक्ति की संपत्ति है, लेकिन कर कौन रहा है? सामूहिक, सभी लोग इसका उपभोग कर रहे हैं। तो किस आधार पर? आसपास सिर्फ
कोई जमीन नहीं है इन व्यक्तियों की, उस आधार पर इसका उपभोग कर सकते हैं। उसके बाद में है ये जमीन है सबकी, लेकिन सभी लोग बिजी हो जाते हैं, कोई सेना में भर्ती हो जाता है, कोई किसी कार्य में भर्ती हो जाता है, कोई पादरी कार्य में भर्ती हो जाता है, लेकिन क्या होता है इस जमीन पे कोई ध्यान नहीं देता है, इस जमीन पे कोई ध्यान नहीं देता, तो क्या करते हैं एक व्यक्ति को कह देते हैं इस जमीन को आप उपभोग करो, बाकी सब कोई सेना में भर्ती हो गया, कोई अलग कार्य करने लग गया, कोई संपत्तिशाली है तो इसका उपभोग नहीं कर रहे हैं, तो इस एक व्यक्ति को कह सकते हैं आप इस जमीन को संभालो और खेती बाड़ी करो या कोई भी धंधा करो। तो इस आधार पर कहते हैं ये जमीन सामूहिक हो, लेकिन उसका उपभोग एक व्यक्ति कर सकता है। उसके बाद में है कि जमीन सामूहिक हो लेकिन उपभोग भी सामूहिक कैसे हो, उपभोग भी सामूहिक कैसे हो, अगर ये संपत्ति है मान लो किसी की तो इसको सामूहिक कैसे हो, तो सबको अगर किसी के पास जमीन नहीं है तो क्या करेंगे गवर्नमेंट कहती है ये आप सभी इस समूह संपत्ति का उपभोग कर सकते हैं। तो ये शासन व्यवस्था में, राज्य की शासन व्यवस्था में जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति है, किसी एक व्यक्ति की या दो व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति है, उसका उपभोग सामूहिक आधार पर किया जा सकता है, लेकिन अगर सामूहिक संपत्ति है तो उसका उपभोग कैसे किया जाएगा, उसका व्यक्ति के आधार पर भी किया जा सकता है और अगर सामूहिक होते हुए भी उसका उपयोग सामूहिक किया जा सकता है। तो उसने आर्थिक व्यवस्था के आधार पर भी राज्य का वर्गीकरण किया। उसके बाद में साम्यवाद, स्त्रियों का साम्यवाद नहीं। प्लेटो कहता है, प्लेटो ने साम्यवाद के कितने बताए, दो रूप बताए। प्लेटो ने साम्यवाद के दो रूप बताए, एक तो परिवार, एक संपत्ति, दो रूप बताए। अगर साम्यवाद है ये संपत्ति सभी लोगों की होगी, वो भी सभी लोग करेंगे, लेकिन परिवार में स्त्रियों को रखता है कि स्त्रियां हैं वो सामूहिक विवाह करेगी, यहाँ के स्त्री और पुरुष, और सामूहिक उसके बच्चे होंगे, वो सरकार के बच्चे होंगे, ना कि इनका किसी को पता नहीं रहेगा ये बच्चा किसका है। तो ये सामूहिक विवाह की बात करता है। तो कहता है कि ये तो जानवरों जैसी बात करने लग गया, प्लेटो जानवरों जैसी बात करने लग गया। स्त्रियों को सामूहिक नहीं बांटा जा सकता है, क्योंकि साम्यवाद में स्त्रियां भी इंसान ही होती है, ऐसा नहीं कि स्त्रियों को जानवरों की तरह बांट दिया जाए। तो स्त्रियों का साम्यवाद नहीं होना चाहिए, चाहे संपत्ति सार्वजनिक हो जाए, सबकी हो जाए, लेकिन स्त्री सार्वजनिक सबकी नहीं हो सकती, इनको भी जीने का अधिकार है। तो कहता है कि अरस्तु राज्य में स्त्रियों के साम्यवाद का विरोध करता है कि स्त्रियों का साम्यवाद नहीं होना चाहिए। तो इस आधार पे ये सभी राज्य के कार्य बताए, किसने बताए, जितने भी राज्य है, राज्य की जितनी भी है, ये सभी मैंने इतने पॉइंट बताए। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो।